आज की क्लास में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा स्तंभ लेखन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉलम राइटिंग। ये समाचार पत्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा कह लीजिए, या एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। और कॉलम राइटिंग या स्तंभ लेखन की वजह से कई सारे लेखक इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं, या यूं कहें कि कई सारे लेखकों की वजह से अखबार की भी डिमांड बढ़ जाती है। कुल मिलाकर अगर आप कहें, जो ये स्तंभ लेखन है, कॉलम राइटिंग है, या विचारात्मक लेखन यानी कि थॉटफुल राइटिंग का एक बहुत ही जरूरी आयाम है या बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अंग्रेजी में इसी स्तंभ लेखन को हम कॉलम राइटिंग कहते हैं, ठीक है। जबकि ये जो स्तंभ शब्द है मूलतः यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है खंभा। क्या होता है अर्थ इसका? खंभा। लेकिन अंग्रेजी का जो कॉलम है, इसको जब हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं तो इसका अर्थ खंभा से नहीं होता है। इसका अर्थ होता है अखबार में या पत्र पत्रिकाओं में एक निर्धारित स्पेस या एक निर्धारित जगह पे किसी संवेदनशील मुद्दे पर जब कोई लेखक बहुत ही चिंतनशील ढंग से विचार करके किसी भी विषय पर गहन चिंतन और मनन के साथ रोचक भाषा में कुछ लिखता है, उसे हम स्तंभ लेखन कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अखबार का एक निर्धारित स्पेस या एक तय जगह जहां कोई लेखक किसी संवेदनशील मुद्दे पर बहुत ही गंभीर ढंग से रोचक तरीके से लिखता है, उसे हम स्तंभ लेखन कहते हैं या कॉलम राइटिंग कहते हैं। अब यहाँ आपको एक बारीक अंतर समझना है। फीचर में, समाचार में, स्तंभ में एक बारीक बारीक सा अंतर है। स्तंभ लेखन जो होता है वह कोई भी विषय हो सकता है, समसामयिक मुद्दा हो सकता है, हमारे आसपास जो घट रहा है वो वह विषय हो सकता है, राजनीति से जुड़ा हुआ विषय हो सकता है, खेल से जुड़ा हुआ विषय हो सकता है, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय हो सकता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय हो सकता है। यानी कि कोई भी विषय जिस विषय पे लेखक बहुत चिंतन मनन और विचार के साथ रोचक ढंग से जब उस विषय को प्रस्तुत करता है, उसे हम स्तंभ लेखन कहते हैं। स्तंभ लेखन में लेखक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस मुद्दे पे वो लिख रहा है या अपनी बात कह रहा है, वह बात उस पूरे स्तंभ लेखन में आ जाना चाहिए। इसके लिए कोई सीरीज की जरूरत नहीं होती है कि पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। आप वेब सीरीज देखते हैं ना, कितने इंटरेस्टिंग मोड आते हैं। एक एपिसोड खत्म हुआ, आप रात के 2-3 बजे तक देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, ठीक है। स्तंभ लेखन में इस तरह की कोई बात नहीं होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्तंभ लेखन में लेखक के पास कल्पनाशीलता के लिए कोई स्पेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह अपनी कल्पना से, अपने हिसाब से चीजों को रचेगा और गढ़ेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि उस निर्धारित मुद्दे पे, जिस मुद्दे पर लेखक लिख रहा है, उसमें उसके अपने विचार शामिल हो सकते हैं, उसकी अपनी सोच हो सकती है, उसका अपना चिंतन हो सकता है, उसकी अपनी दृष्टि हो सकती है। आप देखें कि जो संपादकीय होता है, अखबार का जो संपादकीय पृष्ठ होता है, उस संपादकीय पृष्ठ पर अलग अलग लेख होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। उन्हीं में से एक स्पेस होता है, निर्धारित स्पेस होता है, जिस स्पेस में लेखक किसी संवेदनशील मुद्दे पर बहुत चिंतन के साथ लिखता है, उसे हम कॉलम कहते हैं। कॉलम की विशेषता यह होती है कि कॉलम लेखक जो होता है वह स्वतंत्र होता है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, ठीक है। और यह भी वह इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे लिखे गए से, मेरे कहे गए से जन भावना को कोई ठेस ना पहुंचे। आगे बात समझ में? इस प्रकार आप कह सकते हैं, स्तंभ लेखन को अगर सामान्य ढंग से, आप सरलीकृत ढंग से अगर समझना चाहें, तो आप कह सकते हैं किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विषय पर निरंतर की जाने वाली जो टिप्पणी है या जो गहन विचार है या जो लेख है, उसे हम स्तंभ कहते हैं। अखबारों में प्रायः स्तंभ लेखन रविवार को आता है, या कभी कभी 15 दिनों पर एक बार आता है, या कभी कभी महीने में एक बार आता है। ये अलग अलग अखबारों की अपनी टेंडेंसी है कि वो कब प्रकाशित करते हैं। कुछ अखबार ऐसे भी होते हैं जिनमें जो स्तंभ राइटर होते हैं उनकी मांग इतनी होती है कि वो हर दिन ही एक नया कॉलम या स्तंभ राइटिंग करा लेते हैं।
और स्तंभ लेखन का कोई ना कोई नाम दिया जाता है, कोई ना कोई शीर्षक होता है। जो स्तंभ लेखक लिखता है अपनी बात को लिखने के लिए कोई ना कोई शीर्षक देता है। मेरे पास एक अखबार है, इस अखबार का संपादकीय पृष्ठ है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं ना, ठीक है। इसमें एक कॉलम है, स्तंभ लेखन है। इसका शीर्षक दिया है लेखक ने, खुशी गायब होने की कुछ और वजह भी है। इंसान की जिंदगी से जो खुशी गायब हो रही है उसकी वजह क्या है, उसकी बड़ी अच्छी पड़ताल इसमें की है। इसे मैं पढ़ के आप लोगों को भी सुनाऊंगा। छोटा लेख है लेकिन है बहुत रोचक और बहुत काम की चीज है। लेखक हैं सियारा मैककैबे, प्रोफेसर है न्यूरोसाइंस यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग। आप यहाँ देख रहे हैं कि लेखक का नाम भी है और लेखक की तस्वीर भी है। आई बात समझ में? कॉलम लेखन के साथ यह महत्वपूर्ण आयाम होता है कि लेखक का नाम और लेखक की तस्वीर वहां दी जाती है। और कई बार कॉलम लेखक जो होता है वह इतना अच्छा लिखता है कि पाठक जो होते हैं उसके नाम से ही उस कॉलम को पढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक धारणा होती है कि ये जो लेखक है ये बहुत अच्छा लिखता है या इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो तात्पर्य यह है कि अखबार में की जाने वाली निरंतर टिप्पणी जो किसी भी विषय पे हो सकती है, लेखक द्वारा अखबार में लिखी जाने वाली एक निरंतर टिप्पणी, जिसका विषय कोई भी हो सकता है, किसी भी विषय पे वह लेख हो सकता है, उस विशेषज्ञ द्वारा जो बातें लिखी जाती है, जिस मुद्दे को लिखा जाता है गंभीरता पूर्वक पाठकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उसे हम स्तंभ लेखन कहते हैं। जहां तक मैंने कहा भी कि स्तंभ लेखन का विषय जो है वह कुछ भी हो सकता है। शिक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो सकता है, खेलकूद से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर स्तंभ लेखन की विशेषताओं की आप बात करें या उसके कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि स्तंभ लेखन का विषय कोई भी हो सकता है। समसामयिक मुद्दे पे स्तंभ लेखन किया जा सकता है। आप देखें कि अभी हमारे समय में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा गहराया हुआ है, और वो ज्वलंत मुद्दा यह है कि कोटा में जहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, हर महीने लगभग 5 से 6 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुइसाइड कर रहे हैं। जिन बच्चों के ऊपर सपनों का इतना बड़ा बोझ हमारे समाज ने, बच्चों ने, पेरेंट्स ने लाद दिया है, वो नन्ही सी जिंदगानियां, छोटे छोटे बच्चे, सपने देखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, हमारे समाज ने जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, इसका दबाव खुद पर जो वो लेते हैं, फिर उनके पेरेंट्स की तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। बच्चे में हो सकता है कि कोई और काबिलियत हो, कोई और खूबसूरती हो उसमें, और इस दबाव से क्या कर रहे हैं, उन्हें लगता है जब वो एग्जाम देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, कम नंबर आता है तो क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद लगता है कि बस जिंदगी यहीं तक थी और आत्महत्या कर लेते हैं। इस मुद्दे पे भी स्तंभ लेखक लिख सकता है कि किन वजहों से ये चीजें हो रही हैं, कैसे रुकना चाहिए, इस मामले हमारी क्या जिम्मेदारी है, परिवार की क्या जिम्मेदारी है, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है। तो कोई भी संवेदनशील मुद्दा स्तंभ लेखन का विषय हो सकता है, ठीक है। स्तंभ जो है वो हर आयु और वर्ग के लोगों के लिए हो सकता है, किशोरों के लिए हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, बुजुर्गों के लिए हो सकता है, महिलाओं के लिए हो सकता है। तो उसका कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक सर्टेन एरिया नहीं है, सीमा नहीं है, इसी के लिए होगा, किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और स्तंभ लेखन में कोई खास वैचारिक रुझान होता है, जिसकी बात मैं कह रहा हूं पहले से ही कि वह एक महत्वपूर्ण वैचारिक लेख है, विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोटा में हो रही आत्महत्या पे अगर कोई स्तंभ लेखन करता है तो किस तरह से वो संपूर्ण परिस्थितियों पे विचार कर रहा है, मानवीय पक्ष कैसा है उसमें, सामाजिक पक्ष कैसा है, परिवार की, शिक्षकों की, बच्चों की क्या उसमें भूमिका है। इस बात से आप आंखें नहीं चुरा सकते कि उस आत्महत्या में उन बच्चों की भी भूमिका है, क्योंकि सपनों का इतना बड़ा बोझ लेके चलते हैं और वहां फेल हो जाने पे लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। तो उनको कैसे तालीम दी जाए, स्कूली लेवल पे कैसे उनको समझाया जाए कि जिंदगी में सफल होने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, और हो सकता है कि आपकी क्षमता कुछ और हो, आपकी प्रतिभा कुछ और हो। एक छिपकली को आप दीवार पे दौड़ते हुए देखते हैं ना, यहाँ से भाग के वहां जाएगी, वहां से भाग के वहां जाएगी, लेकिन उसी छिपकली को पकड़ के आप कहें कि तुम पानी में इतनी तेज गति से भाग के दिखाओ, क्या वो भाग पाएगी? नहीं भाग पाएगी। आप इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सबका अपना एक यूनिक नेचर है, अपनी अपनी क्वालिटी है। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम स्कूल लेवल से ही बच्चों को उनकी काबिलियत क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वो क्या कर सकते हैं। कोई म्यूजिक में जा सकता है, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई फिलोसोफर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है,
सब एक जैसे तो नहीं है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, हम इस बारे में बात करें कि बच्चे को पता चले कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। सुंदर सा गीत गाने वाले बच्चे को, गिटार बजाने वाले बच्चे को आप कहो कि आप इंजीनियर बन जाओ, वो नहीं बन पाएगा, उसके नेचर के अगेंस्ट है। तो उन तमाम सारे मुद्दों पे विचार करना होगा अगर इस विषय पे हम लिखते हैं तो, कि वो कौन सी परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों की वजह से इस तरह से जाने जा रही है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक संवेदनशील मुद्दा भी होता है स्तंभ लेखन, और विचार प्रधान भी होता है, और उस विचार में और उस संवेदनशीलता में आसपास के सारे आयाम शामिल होते हैं, जीवन शामिल होता है, जीवन को देखने की निगाह शामिल होती है। इस तरह से आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्तंभ लेखन एक रचनात्मक लेखन भी है। स्तंभ लेखन एक रचनात्मक लेखन भी है, जिसमें संवेदना का पक्ष भी होता है और विचार भी होता है, और उस संवेदना और विचार को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने वाली भाषा भी होती है, क्योंकि भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैंने इसलिए पहले आपको संचार के बारे में बताया। भाषा अगर अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी अच्छा बोलना चाहें या अच्छा लिखना चाहें और संप्रेषित नहीं कर पाए तो सुनने वाले और पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगा, उसकी रुचि जागृत नहीं होगी। ठीक, स्तंभ लेखन एक विशेष शैली में लिखा जाता है। विशेष शैली का क्या मतलब हुआ? जैसा स्तंभ लेखक होगा उसकी अपनी शैली होगी, अपना तरीका होगा लिखने का, चीजों को प्रस्तुत करने का। तो उस विशेष शैली की वजह से भी स्तंभ लेखन क्या होता है, लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाता है। ठीक है, कई बार कुछ विशिष्ट लेखक जो होते हैं वो अपने अंदाज में लिखते हैं, अपनी भाषा शैली में लिखते हैं, तो वो इतना अच्छा लिखते हैं, इतना रोचक लिखते हैं कि उनकी वजह से उस समाचार पत्र या पत्रिका की भी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एक विशिष्ट शैली, वैचारिक रुझान और लोकप्रियता, लिखने वाला धीरे धीरे लोकप्रिय हो जाता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और उसमें संवेदना का पक्ष भी शामिल हो जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं स्तंभ लेखन समाचार पत्र का एक ऐसा हिस्सा है जो एक विचारात्मक लेख होने के साथ साथ संवेदनात्मक पक्षों को भी क्या करता है, उजागर करता है। और जिस विषय पे स्तंभ लिखा जाता है, स्तंभ लिखने वाला व्यक्ति उस विषय का क्या होता है, जानकार होता है, विशेषज्ञ होता है, और वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत रोचक शैली में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और अखबार में जो एक स्पेस होता है, एक सर्टेन स्पेस, एक निश्चित जगह जो होती है, उस निश्चित जगह में एक खास शब्द सीमा में, एक खास मुद्दे पे विचारात्मक ढंग से लिखा गया जो लेख होता है उसे हम स्तंभ लेखन कहते हैं। याद रहे कि संपादकीय लेख से यह थोड़ा भिन्न होता है ना। संपादकीय लेख कई बार बहुत गहरी समझ की मांग करते हैं, लेकिन स्तंभ लेखन में लेखक का यह प्रयास होता है, या प्रयास होना चाहिए कि वह विषय की गंभीरता के साथ साथ रोचकता भी क्या करे, बनाए रखे। आगे बात समझ में आप लोगों को समझाने के लिए अभी जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, खुशी गायब होने की कुछ और वजह भी है। ये मैं स्तंभ आपके सामने पढ़ रहा हूँ और इसे आप सुनिए और इसे आप समझें कि कैसे विषय भी आ रहा है, संवेदनात्मक पक्ष को भी छुआ जा रहा है, और जिस मुद्दे पे लेखिका बात कहना चाह रही है वो मुद्दा भी पूरी तरह से मुकम्मल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इन्होंने लिखा कि अक्सर माना जाता है कि यदि कोई अवसादग्रस्त है, अवसाद मतलब डिप्रेशन, अवसादग्रस्त है तो ज्यादातर समय वह उदास या निराश महसूस करेगा। लेकिन कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि अवसाद के सिर्फ यही लक्षण नहीं है, यानी कि सिर्फ आप निराश और उदास हैं तो इसी से आपके अवसादग्रस्त होने का पता चलेगा, ऐसा नहीं है। क्या बता रही हैं, कैसे पता चल सकता है कि आप अवसादग्रस्त हैं या आपके ऊपर उसके थोड़े थोड़े प्रभाव हैं? आगे लिखा, कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि अवसाद के सिर्फ यही लक्षण नहीं है। अवसाद का एक और सामान्य लक्षण है जिसकी कई बार अनदेखी कर दी जाती है, और यह कि जिन चीजों को आप अपने मनोरंजन या खुशी के लिए इस्तेमाल करते थे वही अब बेकार लगने लगती है। जिन चीजों से कभी आपको खुशी मिलती थी, अच्छा लगता था, अब उन चीजों से आपकी रुचि गायब होने लगी है, वो चीजें आपको बेकार लगने लगी हैं, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। इस लक्षण को एनहेडोनिया कहते हैं। देखिए, स्तंभ लेखन की एक खास बात होती है कि आपको जानकारी भी मिलती है, सूचना भी मिलती है और जरूरी मुद्दे पे बात भी हो रही है। इन्होंने क्या कहा, इस लक्षण को क्या कहते हैं, एनहेडोनिया कहते हैं, यानी कि जो काम आप करते थे
जिस काम में आपको मजा आता था उस काम को आपने दरकिनार कर दिया, उसमें आपकी दिलचस्पी खत्म होने लगी। तो ये जो सिम्टम्स है, ये जो लक्षण है, इसे हम एनहेडोनिया कहते हैं, जिसमें इंसान को खुशी, आनंद या मजे जैसा कुछ महसूस ही नहीं होता, उसको मजा ही नहीं आता, कुछ बस स्थिर हो गया। जैसे एक पत्थर है ना, उठा के वहां फेंक दो तो वहां चला गया, उठा के यहाँ रख दो तो यहाँ रख गया, तो उसको कोई असर नहीं होता है। अवसाद से ग्रस्त 75% वयस्कों और युवाओं में यह लक्षण हो सकता है। इसका इलाज और इससे उबरना अभी तक सबसे मुश्किल बना हुआ है। एनहेडोनिया को ऐसी उन सभी गतिविधियों में घटती दिलचस्पी या खुशी के रूप में परिभाषित किया गया है जो पहले किसी व्यक्ति को अच्छी लगती रही हैं, यानी कि पहले कुछ अच्छा लगता था और अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। अगर कोई व्यक्ति कई दिनों से, जैसे कि लगातार 2 हफ्ते से एनहेडोनिया से ग्रस्त है तो उसके अवसाद का इलाज किया जा सकता है। एनहेडोनिया दूसरी समस्याओं का लक्षण भी हो सकता है, जैसे सिजोफ्रेनिया, चिंता और पार्किंसंस। एनहेडोनिया सिर्फ खुशी में कमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि काम करने की प्रेरणा को भी मार देता है। ऐसा नहीं कि आपकी खुशी कम होगी, आपको इंस्पिरेशन नहीं आएगा कोई काम करने का, कोई जील नहीं होगा, मजा नहीं आएगा आपको। कुछ लोग पहले दिन सामान्य चीजों से खुश होते थे, उनसे अब नहीं होते, मगर कुछ युवाओं में यह मामला काफी गंभीर था, जैसे वे कुछ करना ही नहीं चाहते थे, यहां तक कि उनकी जीने की इच्छा भी खत्म सी हो गई। इस कदर एनहेडोनिया जो है वो हावी हो जाता है कि जीने तक की भी इच्छा खत्म हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इलाज के मौजूदा मानक तरीके मुख्य रूप से सामान्य अवसादग्रस्त मन और मस्तिष्क के इलाज पर केंद्रित होते हैं, न कि एनहेडोनिया की विशिष्टता पर। उदाहरण के तौर पर संवाद से इलाज, टॉकिंग थेरेपी। टॉकिंग भी एक थेरेपी है। आपको लगता है ना, आप कभी कई बार दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो आपको लगता है कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बात सुन ले, आप उससे संवाद कर ले। ये काइंड ऑफ थेरेपी है जो आपको सुने और बिना जज किए। और मैं ये मानता हूं कि आपकी जिंदगी में कम से कम 1-2 लोग होने चाहिए जो आपको बिना जज किए सुन सके कम से कम, और कोई जजमेंट पास ना करे, ज्ञान ना दे। ज्ञान देने के लिए चारों तरफ लोग फैले हुए, जैसे ही बोलोगे कि उदास हूं या परेशान हूं, अरे टेंशन मत लो, अरे इतना बोलने से कुछ होता है क्या? हर कोई बोलता है टेंशन मत लो, टेंशन क्यों लेते हो, यही रटा रटाया फॉर्मूला है, टेंशन मत लो। अरे भाई उसको टेंशन है तभी तो अपनी समस्या का बयां कर रहा है, और तुम बोले टेंशन ही मत लो। भाई वो कौन चाहता है कि वो टेंशन ले? तो मेरे कहने का मतलब है, टेंशन की वजह आप किसी दोस्त को बता सके, अपनी माँ को बता सके, किसी को भी बता सके, और वो इंसान ऐसा हो कि जो बिना जज किए आपको सुने, कम से कम बिना ज्ञान दिए, बिना कोई बात लाग लपेट किए। और आप जैसे आईने के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। वो इंसान आपकी तरह हो कि आप सहज महसूस कर सके, उससे बोल सके। आपकी माँ हो सकती है, पिता तो नहीं होते हैं, पिता से कहना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े विरले होंगे ऐसे। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और ये चीजें आपको क्या करती हैं? अवसाद से बचाती हैं, परेशानियों से बचाती हैं, आप एक सामान्य जीवन जी पाते हैं। उसी के बारे में कहा, आगे कहा, संवाद से इलाज का मुख्य लक्षण मरीज के भीतर नकारात्मक सोच कम करना है। लेकिन चूंकि एनहेडोनिया में खुशी, मजा आदि खत्म हो जाते हैं, ऐसे में मरीज के साथ संवाद के जरिए इलाज जैसे तरीके इसमें कारगर हो सकते हैं। हालांकि कुछ अध्ययनों से सामने आया है कि एनहेडोनिया की प्रकृति में प्रेरणा की कमी जैसा पहलू भी शामिल है। आपके जीवन में अगर कोई मोटिव भी नहीं है, कई बार आप सुबह उठते होंगे और बड़े उदास हो जाते होंगे, छुट्टियों के दिन में अक्सर ऐसा होता होगा, क्योंकि आपके पास ये सोच होती होगी कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। क्यों? क्योंकि कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ फिक्स ही नहीं किया है कि आज पूरे दिन करना क्या है। इसलिए जिंदगी में बड़ा जरूरी हो जाता है कि हर रात सोने से पहले ये सोचो कि कल से आज थोड़े ठीक हुए कि नहीं, और ये सोचो कि कल की सुबह को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। और जो आदमी ये काम कर लेता है कि आज के दिन से कल को बेहतर बनाने का ख्वाब जो सजाता है, उसकी जिंदगी खूबसूरत होती है और वो एक मुकम्मल जिंदगी जी पाता है, वो सफल भी होता है और सार्थक जीवन भी जीता है, मीनिंगफुल लाइफ भी जीता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंस्पिरेशन लाइफ से खत्म हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ जिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। यही अगर हो रहा है तो फिर बड़ा गड़बड़ है। हालांकि कुछ अध्ययनों से सामने आया है कि एनहेडोनिया की प्रकृति में प्रेरणा की कमी जैसा पहलू भी शामिल है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। एनहेडोनिया को मस्तिष्क में निष्क्रिय तंत्र से भी जोड़ा गया है, इसलिए जो इलाज मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं, वे एनहेडोनिया को भी काफी असरदार तरीके से कम कर सकते हैं। और अंत में लिखा, एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि एक नए तरह के संवाद उपचार
ऑगमेंटेड डिप्रेशन थेरेपी से भी एनहेडोनिया का इलाज संभव हुआ है। इसमें रोगियों के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही अनुभवों को लक्षित किया जाता है। नई जीवन शैली में इस जटिलता को समझ लेना हमारे युवा साथियों के लिए ज्यादा मुफीद होगा। और बात खत्म हो गई। इस पूरे स्तंभ में लेखिका ने ये बता दिया कि अवसाद के क्या क्या लक्षण हैं, एनहेडोनिया क्या है, ठीक है, और उससे पार कैसे पाया जा सकता है। प्रॉब्लम्स भी बताए, साथ साथ सॉल्यूशन भी इशारा किया सॉल्यूशन की तरफ कि लाइफ में क्या होना चाहिए, जील होना चाहिए, कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए, सुबह उठते ही आपको लगना चाहिए कि आज दिन भर के लिए आपके पास क्या है, काम है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी जरूरी मुद्दे पे संवेदनशील ढंग से तथ्यों के साथ विचार करके लिखी गई जो गंभीर टिप्पणी है, उस गंभीर टिप्पणी को हम क्या कहते हैं, स्तंभ लेखन कहते हैं। इसमें कल्पनाशीलता के लिए कोई जगह नहीं होती है। लेखक की भाषा शैली इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके माध्यम से वह संवेदना और विचार दोनों ही पक्षों को हमारे सामने रखता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो घर जाइएगा और इसके पूरे नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, ठीक है ना, खुश हो जाते हैं, छुट्टी है, खुश हो गए हैं। परसों आपसे मुलाकात होगी, ठीक है बच्चे।